पसंद करेंगे हम सीधा यहाँ पर कि कुछ अम्लीय क्षारीय पदार्थ के नाम लिखिए। कुछ अम्लीय व क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। नाम लिखिए कि कौन कौन से मुख्य मुख्य कौन कौन से अम्लीय पदार्थ हैं और कौन कौन से क्षारीय पदार्थ हैं। तो अपन बात करेंगे, इधर लिखिए अम्लीय पदार्थों के नाम। अम्लीय पदार्थ और इधर करेंगे अपन क्षारीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ, जो मुख्य मुख्य अम्लीय पदार्थों के नाम और मुख्य जो क्षारीय पदार्थों के नाम। अम्लीय पदार्थ में तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जठरस, जठरस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। दूध, दूध भी किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। दही अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन पाया जाता है बाकी विधि से। नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। टमाटर और इमली, ये सारे पदार्थ अम्लीय प्रकृति। इसमें हम पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक। अब इसमें अम्ल पाया जाता है, जठरस में अम्ल होता है, दूध में अम्ल होता है, दही में अम्ल होता है, नींबू का रस में अम्ल होता है, टमाटर में अम्ल होता है, इमली में अम्ल होता है। ये सारे अम्लीय पदार्थ मुख्य मुख्य अम्लीय पदार्थ हैं। सारे पदार्थ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है। रक्त है वो क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर वो क्षारीय पदार्थ, उसमें क्षार पाया जाता है। साबुन का पानी, साबुन का पानी, इसमें अम्ल होता है। सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा युक्त शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें सब सारे पदार्थ होते हैं। और मिल्क और मैग्नीशिया, मिल्क और मैग्नीशिया, ये सारे के सारे होते हैं कौन से पदार्थ? सारे पदार्थ होते हैं। NaOH है, रक्त है, साबुन का पानी है, सोडा शीतल पेय है, मिल्क और मैग्नीशिया है। ये सारे पदार्थ होते हैं। इन पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है, pH का मान क्षारीय होता है और उनके pH का मान क्या होता है? अम्लीय होता है। तो मुख्य पदार्थ हैं जिनके pH का मान अम्लीय होता है, pH का मान क्षारीय होता है। इसके बाद भी आगे जो बात आएगी वो बात होगी आपके कि खट्टे अम्लीय पदार्थ। प्रश्न आएगा खट्टे अम्लीय पदार्थ, खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते? क्यों नहीं रखे जाते? यानी खट्टे हैं, जो खट्टे अम्लीय पदार्थ होते हैं वो धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखे जाते? जिन पदार्थ में अम्ल की मात्रा होती है उन पदार्थ को धातु के बने बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्या कारण होता है इसके पीछे? एक अपनी लाइन लिखी थी कि अम्ल है, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। जो पदार्थ खट्टे होंगे उसमें क्या होगा? अम्ल होगा, क्योंकि अम्लों का गुण होता है चटनी पर खट्टे लगते हैं। तो खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और अम्ल है। अम्ल धातु से क्रिया कर
एक विषैला पदार्थ बनाता है, अम्ल और धातु के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए खट्टे अम्ल पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। तो अब लिख दीजिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनता है और ये विषैला पदार्थ है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए खट्टे अम्ल पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बनता है और ये विषैला पदार्थ है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इन खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। अगला जो प्रश्न आएगा वो का छोटा प्रश्न आएगा। पीएच स्केल की परिभाषा आपने लिखी थी। पीएच स्केल की जिस स्केल के द्वारा किसी प्रकार के मतलब सातों को मापा जाता है उसको पीएच स्केल होती है वाली लिखी थी अपनी। और फिर पीएच की परिभाषा में लिखी थी। तो ये जो पीएच स्केल है वो सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1909 में पीएच स्केल बनाई थी। ये छोटा प्रश्न आपका कि पीएच स्केल सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। 1909 में बनी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी। इसके बाद में जो छोटा क्वेश्चन आएगा आपका वो प्रश्न आएगा कि मानव शरीर है, मानव जो शरीर होता है वो कितनी पीएच के मध्य क्रियाशील रहता है। मानव शरीर कितनी पीएच के मध्य क्रियाशील रहता है। कितनी पीएच के मध्य क्रियाशील रहता है मानव शरीर। यानी पीएच का मान कितना होना चाहिए ताकि मानव शरीर वो क्रियाशील रहे। तो इसका मान होता 7 से 7.8, 7 से 7.8। जब शरीर के पीएच का मान 7 और 7.8 के बीच में रहता है तो मानव शरीर क्रियाशील रहता है। अगर इससे कम ज्यादा रहेगा तो मानव शरीर क्रियाशील नहीं रहेगा। तो 7 से लेकर 7.8 पीएच का मान रहेगा तो मानव शरीर वो क्रियाशील रहता है। तो प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर वो कितनी पीएच के मध्य क्रियाशील रहता है। अपन बताएंगे 7 से लेकर 7.8 पीएच के मध्य मानव शरीर क्रियाशील रहता है। इसके बाद जो आगे प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा आपका छोटा प्रश्न आएगा, पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाने में क्या उपचार किया जाता है। जब पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाने पर क्या उपचार किया जाता है। क्या उपचार किया जाता है। यानी पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाने पर पेट में जलन होगी, खट्टी डकार आएगी, तो उस समय क्या उपचार किया जाता है। तो उसमें अपन दुर्बल क्षार वो भी कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दुर्बल क्षार यानी करेंगे उत्तर करेंगे पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाने पर दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है।
और दुर्बल क्षार में कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। पेट में जो जलन होती है, डकार खट्टी आने लग जाती है, बेचैनी सी रहती है, उस समय पर दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे। दुर्बल क्षार में कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करेंगे। और अपनी बात पर ये पड़ी क्षार है वो अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो जैसे दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जाएगा पेट के अंदर तो अम्लता के गुणों को, अम्ल के जो गुण होंगे गुणों को वो खत्म कर देंगे। तो पेट में अम्लता की मात्रा जब बढ़ जाती है तो दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला जो छोटा प्रश्न आएगा वो प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। सबसे ज्यादा अम्ल है वो कौन सा स्रावित होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, कौन सा अम्ल स्रावित होता है। यानी सबसे ज्यादा अम्ल है वो मानव शरीर में कौन सा स्रावित होता है। तो अपन उत्तर लगाएंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सबसे ज्यादा स्रावित होता है। जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे अपन तो वहां पर पता आएगा कि भोजन के पाचन में HCl की क्या भूमिका होती है, या फिर दूसरा प्रश्न होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य लिखिए। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या काम होते हैं या भोजन के पचाने में इसकी क्या भूमिका होती है, ये बात पाचन तंत्र के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर छोटा प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। उत्तर लगा दिए अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है मानव मुख का पीएच कितना होता है। मानव मुख प्रश्न आपका, मानव मुख का पीएच का मान कितना होता है, कितना होता है। मानव मुख के पीएच का मान कितना होता है, मुख वो कितनी पीएच पर क्रियाशील रहता है। तो मानव के पीएच का मान लगभग 6.5 होता है। पीएच का मान कितना होगा, 6.5 होगा। मानव का जब पीएच का मान 6.5 होगा तो क्रियाशील रहेगा, ठीक है। तो मानव के पीएच का मान 5.6 होता है। इसके बाद में आगे बात आती है कि अगर मानव के पीएच का मान या पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, मुख में क्या प्रक्रिया होगी। जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा, क्योंकि 6.5 पर क्रियाशील होता है और 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, धातु के इनेमल जो दांत होते हैं मुख में, धातु के इनेमल का क्षय शुरू हो जाएगा, क्षय शुरू हो जाएगा। जब मुख का, क्योंकि मुख है वो, मुख का पीएच का मान 6.5 होता है। अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो मुख में जो दांत होते हैं उन दांतों पर एक परत होती है, लेयर होती है जिसको इनेमल बोलते हैं। उस इनेमल का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांतों पर धब्बे बन जाते हैं, दांत खिलने लगेंगे, दांत का क्षय शुरू हो जाता है। तो 5.5 से पीएच का मान अगर कम हो जाएगा तो दांतों पर जो इनेमल की लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, उस परत का क्षय शुरू हो जाता है। और ये जो इनेमल है उसका जो आगे प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर
पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो अपन बताएंगे धातु पर। अगर जो बताइए धातु पर एक लेयर होती है, परत होती है, तो सबसे कठोर पदार्थ है वो धातु का इनेमल होता है। इनेमल होता है, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का। दांत होते हैं, दांतों पर एक परत पाई जाती है जिसका नाम इनेमल होता है। वो इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। धातु का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का। और अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो सबसे कठोर पदार्थ है, इसका भी से शुरू हो जाता है। इसका मतलब अन्य जो अंग होते हैं शरीर के उन सारे अंगों से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ है वो भी 5.5 से कम होने पर इसका भी से शुरू हो जाता है। तो अन्य अंग से बहुत कमजोर होते हैं, इनका से शुरू हो जाएगा। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो धातु का इनेमल होता है। इसके बाद भी आगे जो बात है वो बात होगी मधुमक्खी चींटी। जैसे कि टंक पानी पर दर्द और जलन का अनुभव क्यों होता है? जैसे मधुमक्खी व चींटी जैसे कीटों के टंक पानी पर मारने पर दर्द व जलन, दर्द और जैसे मधुमक्खी है चिट्टी है, मधुमक्खी और चिट्टी जैसे कीट जब डंक मारते हैं तो दर्द व जलन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अपने पढ़ा था जब अगली बात सुनी थी कि मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है और चिट्टी के डंक में भी क्या होता है? अम्ल होता है। दोनों अम्ल के नाम होते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये जब डंक मारते हैं तो अपन को दर्द का अनुभव होता है। क्यों? इसके पीछे कारण ये होता है कि इन कीटों द्वारा डंक मारने पर जब ये कीट मधुमक्खी चिट्टी जब डंक मारते हैं तो उनके डंक में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, अम्ल स्रावित होता है। और ये अम्ल है जब डंक मारते तो त्वचा में अम्ल छोड़ देते हैं और अम्ल जैसे त्वचा के संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आएगा तो त्वचा में जलन व दर्द होगा। तो सीधा सा उत्तर हम ये बता देंगे कि मधुमक्खी व चींटी जैसे कीटों के डंक मारने पर ये डंक के द्वारा अम्ल का स्राव करते हैं। इनके डंक में अम्ल पाया जाता है तो जैसे डंक मारेंगे तो अम्ल स्राव होगा और ये अम्ल जैसे त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में दर्द व जलन का अनुभव होता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए सारे लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेप किया जाता है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, परंतु जलन का अनुभव कम होता है। तो जल मारेंगे तो त्वचा में अम्ल छोड़ देंगे, ये हम जैसे त्वचा के संपर्क में आएगा तो त्वचा में दर्द व जलन होगा। इस दर्द व जलन से छुटकारा पाने के लिए सारे लवणों का उपयोग किया जाता है। और बात फिर वही करा जाती है कि सारा वो अम्ल के साथ क्रिया करके एक दूसरे गुणों को सारा अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, उनके गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो जैसे सार का लेप करेंगे अपन तो सार का लेप करेंगे तो सारा वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा, अम्ल के गुणों को नष्ट कर देगा, फलस्वरूप में जलन और दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद भी आगे जो बात आएगी वो आएगी समुद्र के जल व खारे पानी से नमक प्राप्त। समुद्र के जल व खारे पानी से प्राप्त नमक की कौन कौन से अशुद्धियां पाई जाती हैं? यानी समुद्र के जल से प्राप्त नमक में कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? समुद्र के जल
वह खारे पानी से जो नमक प्राप्त किया जाता है उस नमक में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। उस नमक में क्या क्या अशुद्धियां होती हैं? तो इसमें एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है और एक कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की और एक कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये दो अशुद्धियां पाई जाती हैं किसमें? समुद्र के जल से और खारे पानी से जो नमक प्राप्त किया जाता है उस नमक में दो अशुद्धियां पाई जाती है। एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है, एक कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती हैं। अब आगे बात यह आती है कि इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उस नमक में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? इन समुद्र के जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए उस नमक में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? यह अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। तो पहला प्रश्न ये बताइए कि समुद्र के जल और खारे पानी से प्राप्त नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उस नमक में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक HCl प्रवाहित की जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा वो छोटा, वो प्रश्न होगा साबुन जो होता है, साबुन, उस साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, उस साबुन को पारदर्शी साबुन बनाने की साबुन की बात आई थी। साबुन कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम बॉन्ड होते हैं, ये बात आई थी। तो उस साबुन को पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सके, तो साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए किस यौगिक का या किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? साबुन पारदर्शी बने इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपन उत्तर बताएंगे ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन का। तो साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग होता है। साबुन तो बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल देते हैं, तो उससे जो साबुन बनता है वो साबुन पारदर्शी बनेगा। तो साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगली जो बात है वो है कि साबुन का उपयोग फ्लोर जल के साथ नहीं किया जा सकता है। क्यों? साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता, खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बात है कि अपमार्जन का उपयोग खट्टोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ किया जाता है, जबकि साबुन का उपयोग सिर्फ मृदु जल के साथ ही किया जा सकता है, खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। जब साबुन और अपमार्जन में अंतर निकला तब ये बात लिखी थी कि साबुन का उपयोग केवल मृदु जल के साथ किया जा सकता है, खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जन का उपयोग खट्टोर और मृदु दोनों जल के साथ किया जा सकता है। तो यही प्रश्न होता है कि साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करते साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ? इसके लिए होता है कि खट्टोर जल में कैल्शियम, खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, यानी खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और साबुन में जो सोडियम के आयन होते हैं उन आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। क्या होता है खट्टोर जल में? अब प्रश्न यहाँ पर दूसरा कह सकता है कि खट्टोर जल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? तो खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो पहले तो प्रश्न ये बन जाएगा खट्टोर जल में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं या खट्टोर जल में किन किन आयनों की अशुद्धियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर पूर्ण लगा दिए खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न होता है कि साबुन का उपयोग खट्टोर जल के साथ क्यों नहीं किया जाता? तो अपन बता रही है खट्टोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां पाई जाती हैं
और ये जो आयन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, साबुन में जो सोडियम आयन होता है उन सोडियम आयन को ये प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके कारण ये कठोर जल के साथ जागने देता है। कठोर जल के साथ इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जक में कैल्शियम और मैग्नीशियम की शुद्धता नहीं होती है। अपमार्जक जो सोडियम आयन होता है उसको प्रतिस्थापित नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग दोनों प्रकार के जल के साथ किया जा सकता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि अपमार्जक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें कौन कौन से अपमार्जक और बढ़िया बने, उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के अपमार्जक बनाने के लिए क्या क्या मिलाए जाते हैं। तो एक तो मिलता है एकार्बनिक फास्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिस्थापित यौगिक मिला दिए जाते हैं। तो एक तो मिलता है एकार्बनिक फास्फेट और दूसरा मिलता है सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। ये दो यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण अपमार्जक है वो उच्च गुणवत्ता के प्राप्त किए जाते हैं। अगली जो बात आएगी वो बात आएगी उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत बार उसके बाद कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन परस्पर सहयोग करके जल का निर्माण करते हैं, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। आगे बात आती है कि परबल अम्ल का उपयोग कहां पर किया जाता है। परबल अम्ल का उपयोग क्या होता है, तो परबल अम्ल एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये परबल अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो मशीनें होती हैं, बॉयलर होते हैं, उनके कलपुर्जों को साफ करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो बॉयलर होते हैं उनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी परबल अम्ल होता है। तो इसका उपयोग उर्वरक बनाने में और सोने चांदी के कणों को चमकाने में किया जाता है। तो परबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पौधों को साफ करने किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है वो उर्वरक बनाने में और सोने चांदी के कणों को चमकाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे जो बात आएगी वो आएगी आपकी कि रात्रि में भोजन के बाद दांतों को साफ नहीं किया जाता तो क्या होगा। शाम को या रात्रि में भोजन करने के बाद अगर दांतों को साफ नहीं किया जाता है तो क्या होगा, इसका मतलब कि रात्रि को भोजन करने के बाद भी दांतों को साफ करना चाहिए। अगर रात्रि में भोजन करने के बाद दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाना खाने के बाद मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। जैसे भोजन करेंगे अपन तो खाना खाने के बाद में मुख में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों में जो भोजन पसारा जाता है उस भोजन के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करेंगे और अम्ल है अम्ल उत्पन्न कर देंगे जो कि मुंह के पीएच का मान क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण दांतों का इनेमल का क्षय होने लग जाता है। सीधी सी बात क्या है कि रात्रि में जब भोजन करेंगे तो मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्राकृतिक बैक्टीरिया होते हैं शरीर में, मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अगर दांतों को साफ कर लिया तो दांतों में भोजन पसार नहीं रहेगा। अगर दांतों को साफ नहीं किया तो दांतों के बीच में भोजन के कण फंस जाते हैं और वो मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया दांतों के बीच में जो भोजन फंसा होता है उस भोजन के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या करेंगे, अम्ल उत्पन्न करेंगे। और वो अम्ल जैसे अम्ल उत्पन्न हो जाएगा वो अम्ल दांतों का जो पीएच का मान, तो मुख का जो पीएच का मान होता है उस पीएच का मान है वो कम कर देंगे। और जैसे पीएच का मान कम करेंगे, अब ऊपर से लिखा कि 5.5 से कम होता है, जैसे 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का इनेमल अक्सर मिल जाता
तो पीएच का मान कम होते ही धातु का जो इनेमल है उनका क्षय होने लग जाएगा, दांत सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। तो सीधा सा तो मैं ये लगाएंगे कि रात्रि में खाना खाने के बाद अगर दांतों को साफ नहीं करेंगे तो मुख में कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। वो बैक्टीरिया दांतों में फंसे भोजन के कणों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल उत्पन्न करते हैं और वो अम्ल है वो मुख के पीएच का मान कम कर देता है। जैसे मुख के पीएच का मान कम हो जाता है तो दांतों का इनेमल का क्षय शुरू हो जाता है। इसलिए दांतों के इनेमल का क्षय न हो इससे बचने के लिए रात्रि में भोजन करने के बाद भी दांतों को साफ करना चाहिए। इसके बाद भी जो आगे बताएगा वो है कि एक यौगिक ए है, एक यौगिक ए अम्ल बी के साथ, एक यौगिक ए अम्ल, एक यौगिक है ए तो क्या है यौगिक, ये तो यौगिक, एक यौगिक ए अम्ल कौन सा है H2SO4, यौगिक तो ए है और अम्ल कौन सा है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस है वो पी निकालता है। क्या प्रश्न है कि एक यौगिक तो है ए, ये यौगिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके गैस बी निकालता है और ये बी गैस है, उस गैस बी को जलाने पर फट फट की ध्वनि की आवाज आती है। ए व बी के नाम लिखो, अभिक्रिया का संख्या लिखो। क्या प्रश्न, यौगिक है जिसका नाम ए है, ये तो यौगिक ए, ये रहा ए प्लस अम्ल H2SO4, तो ये H2SO4 इसके साथ अभिक्रिया करके गैस कौन सी देगा, गैस बी देता है। उस बी के पास जब कोई जलती वस्तु ले जाएंगे तो वो वस्तु फट फट की ध्वनि के साथ और तेजी से जलती है। तो ए व बी के नाम लिखने को, तो अपन को पता है भाई फट फट की ध्वनि की आवाज के साथ, फट फट की ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है, हाइड्रोजन गैस जलती है। अपने प्रयोग करके देखा था, तो फट फट की ध्वनि के साथ गैस हाइड्रोजन जलते थे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही है, यहाँ पर अम्ल, तो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो एक तो लिख दिया A बराबर तो Zn और B बराबर हो गया आपका H2 और समीकरण हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस